नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुलभा मिश्रा आज आपकी क्लास में लेकर के आई हूँ कविता लेखन। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए कविता लेखन। कविता क्या है, आइए जानते हैं। कविता क्या है और कविता का स्वरूप क्या है? तो कविता एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए अर्थ, ध्वनि और तालबद्ध भाषा विकल्पों के माध्यम से व्यक्त अनुभव के बारे में एक कल्पनाशील जागरूकता है। कविता भाषा का गढ़ा संगमरमर है। यह एक रंग बिखरे कैनवास है, लेकिन कवि पेंट के बजाय शब्दों का उपयोग करता है। साहित्य एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। ये भाव एवं कल्पना पर आधारित होती है। मन के कुछ कथ्य और विचार जब भाव और कल्पना के सूक्ष्म एवं तरल धरातल पर उगते हैं, तब काव्य सृजित होता है। कविता के वास्तव में सौंदर्य तत्व जो हैं वो 4 हैं: भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। विभिन्न विद्वानों ने काव्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य काव्य है। गंगाधर जी ने कहा है रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। आचार्य भामाय के अनुसार शब्द और अर्थ के सम्मिश्रण को काव्य कहा गया है, और आचार्य रुद्रट के अनुसार लघु अर्थ के लघु समन्वय को उन्होंने काव्य कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने काव्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कविता की परिभाषा वास्तव में क्या है, तो कविता को अपन कविता के माध्यम से समझते हैं। तो कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंदवरदाई की पीढ़ी का अभियान नहीं, कविता नारी की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अस्कों के संग संग बह पाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के बाद भी याद रहे वो कविता है। वास्तव में कविता क्या है ये हमने जाना। कविता का परिचय तथा कविता का स्वरूप और कविता में प्रवाह कैसा होना चाहिए देखेंगे, है ना। और कविता वास्तव में क्या है, तो गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों में है मढ़ी हुई, मीरा की जब करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मढ़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। अब हम समझेंगे कविता के आंतरिक तत्व में। तो अनुभूति की तीव्रता, मर्म स्पर्शिता और रसात्मकता, ये 3 तत्व जो हैं कविता के आंतरिक तत्व हैं। ये बाह्य जगत में दिखाई नहीं देते हैं। तो रसपूर्ण वाक्य ही वास्तव में काव्य कहा गया है। शब्द और अर्थ काव्य का शरीर होते हैं तथा रस ही उस शरीर का प्राण होता है। गद्य का संबंध बुद्धि से है और कविता का संबंध हृदय से होता है। वियोगी जन के हृदय से उत्पन्न कविता श्रोताओं या पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है। अब आता है कविता के बाह्य तत्व। तो लय, तुक, छंद, शब्द योजना, भाषा की चित्रात्मकता और अलंकार कविता के बाह्य तत्व कहे जाते हैं। कविता लेखन में शब्दों का क्या महत्व है, एक पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो एक पंक्ति में अगर कहा जाए तो शब्द कविता के सौंदर्य की आत्मा है। कहने का मतलब यह है कि अगर भाव है तो शब्द उसकी आत्मा, कि कविता अगर भाव है तो शब्द उसकी आत्मा है। बिना शब्द कविता में भाव का अस्तित्व होता ही नहीं है। रंगमंच पर शब्द के बिन अभिनय आदि के द्वारा बिना शब्द कहे भी भाव को दर्शाया, प्रेक्षकों तक पहुंचाया जा सकता है, परंतु कविताओं में ऐसा नहीं होता।
शब्दों में होता है जादू, दिलों को कर सकते हैं काबू, शब्द दिलों को रुलाते मनाते, शब्द दिलों में घर कर जाते। अतः कविता में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्दों का चयन कविता के बाहरी रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक और उचित प्रयोग द्वारा ही साकार होती है। अपनी हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कवि भाषा की अनेक प्रकार से योजना करता है और इस प्रकार प्रभावशाली वो कविता रच पाता है। कविता के माध्यम से ही हरिवंश राय बच्चन जी की ये बात शायद हमेशा सही लगे कि अब देखिए शब्दों का प्रवाह देखिए, है ना। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। अर्थ को समझिए, आंतरिक तत्वों को समझिए, है ना, रसानुभूति। दूसरा देखिए शायर का ये अंदाज देखिए, शब्द कम और वजन ज़्यादा है इनकी बातों में। देखिए, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, दुनिया में बड़ी चीज़ है मेरी जान से आंखें। ये तो चंद उदाहरण है, ये सब सोचना और लिखना आसान काम नहीं। अब आता है बिंब किसे कहते हैं। कविता में बिंब क्या होता है? तो शब्दों के माध्यम से चित्रित निर्मित चित्र ही बिंब कहलाता है। बिंब अंग्रेजी शब्द के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य बिंब फोटो की तरह यथार्थ बिंब ना होकर कवि की मानसिकता और भावनाओं के अनुरूप कल्पना द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें किसी वस्तु का आभास मात्र होता है। बिंब में इंद्रियों का विशेष स्थान है। इंद्रियों के द्वारा ही कवि किसी भाव की अनुभूति ग्रहण करता है और उस अनुभूति को कल्पना के माध्यम से शब्दों में पिरोता है। शब्द चित्रों की अनुभूति पाठक या श्रोता पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं, साथ ही कवि की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। बिंब की प्रभावात्मकता उसकी इंद्रियता पर ही निर्भर करती है। इंद्रियों के आधार पर ही बिंब के 5 प्रमुख भेद हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब और स्वाद बिंब। दृश्य बिंब जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर आंखों के सामने किसी घटना या वस्तु का चित्र सा उभर आए, तब वहां पर दृश्य बिंब होता है। उदाहरण के लिए, रश्मियों की सूक्ष्म सुइयों में रजत के तार भर, शशिकला ने भू वसन पर की कढ़ाई रात में। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात में प्रकट हुए पृथ्वी के सौंदर्य का दृश्य उभार कर प्रकृति के मनोरम दृश्य का दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। उसी तरह से श्रव्य बिंब का संबंध कर्णेंद्रिय से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी बाह्य या अन्य प्रकार की ध्वनि का आभास होता है, वहां पर श्रव्य बिंब होता है। उदाहरण के लिए, खूब झमझम कर बरस काली घटा, तो उपयुक्त पंक्ति को पढ़कर तेजी से बरसती हुई बारिश का शोर कानों में गूंजता सा महसूस होता है, इसलिए यहाँ पर श्रव्य बिंब है। स्पर्श बिंब का संबंध त्वचा से होता है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु की कोमलता या उसके खुरदुरेपन ने हमें स्पर्श सा किया है, तब वहां पर काव्य में स्पर्श बिंब होता है। जैसे, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने प्रखर धूप में तपी रेत से स्पर्श होते हुए तलवे का स्पर्श बिंब प्रस्तुत। उसी तरह से आता है घ्राण बिंब। घ्राण यानी सूंघना, तो घ्राण बिंब का संबंध घ्राणेंद्रिय से है, यानी सूंघने की शक्ति से। नाक से, मतलब नाक से ही हम सूंघते हैं। तो जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध का आभास होता है, वहां पर घ्राण बिंब होता है। जैसे, सौंधी सौंधी महक है मिट्टी की, पहली पहली फुहार में शामिल। उपयुक्त पंक्तियों में गर्मी के मौसम के बाद जब वर्षा ऋतु के प्रारंभ में पहली फुहार पड़ने से जो मिट्टी में सौंधी महक उठती है, उसी का घ्राण बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अगला है स्वाद बिंब।
स्वाद बिंब का संबंध है स्वादेंद्रिय से। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु के खट्टे मीठे नमकीन या कसैले होने का आभास होता है तब वहां पर स्वाद बिंब होता है। उदाहरण, कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कुकुरमुत्ते के स्वाद के बिंब को उभारा गया है, यानी मशरूम, इसलिए यहाँ स्वाद बिंब है। अब आता है कविता और कहानी में अंतर। तो कविता और कहानी में बहुत अंतर है, बड़ा अंतर होता है। कविता और कहानी में चंद शब्दों में सब कहने की ताकत होती है कविताओं में, और कहानियां बिना पात्रों के चल नहीं पाती ज्यादा दूर। कविताएं बस भावों और अलंकारों का एक मिला जुला मेल नहीं होती। कहानियां अनगिनत यादों का कोई खेल नहीं होती। कविता जुबा से चढ़ जाती है, दिलों में उतर जाती है, और कहानियां यादों का एहसास दिलाती हैं। कविता मानो तो स्त्री है, सारे जग की सुंदरता समाहित होती है, और कहानियां यूं तो पात्रों की सुंदरता दर्शाती हैं। कविता सम्मिलित कर लेती है सभी कहानियों को, और कहानियां चाह कर भी नहीं कर पाती। असल में हर कविता की एक कहानी होती है, मगर कहानियों की कविता कभी नहीं हो पाती। अब है कविता के प्रमुख घटक: भावावेग, कल्पना, लालित्य, भाषा की लयबद्धता, ध्वन्यात्मकता, चमत्कार प्रदर्शन, रस की प्रतिष्ठा, नाद सौंदर्य और मनोरंजन। ये घटक ही वास्तव में उपकरण कहलाते हैं। क्या कविता लिखने की कला सीखी जा सकती है? एक प्रश्न बनता है। यदि हाँ, तो फिर कैसे? कविता लिखना आसान काम नहीं है। ये लफ्जों को सहलाने की, पिरोने की कला है, जिसमें भाव है, वजन है, ताजगी है। इसमें कवि या शायर की छाप है और सदियों जीवित रहने वाली कला है। लफ्जों की नक्काशी कितनी भी पुरानी हो, ये आज की सी लगती है और मंत्रमुग्ध करती रहती है। इकबाल का ये अमर शेर देखिए: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो देखिए, एक कविता के मर्म को पहचानिए। अगर कोई कविता लिखने की रुचि या प्रतिभा रखता है तो पहले तो खूब पढ़ना होगा। कबीर, इकबाल, गालिब, शायर, बच्चन, दुष्यंत कुमार, टैगोर वगैरह वगैरह। फिर अपने विचारों को सबसे अलग ढंग से अपनी कविताओं में ढालना, विशेषज्ञ की राय लेना, ये सब करना होगा। मेरे हिसाब से तो यह एक तपस्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि कविता करना कोई खेल नहीं है। पूछो उन फनकारों से, शब्दों को ये काट रहे हैं कागज की तलवारों से। काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं: ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र। ध्वनि वह है जिसमें शब्दों से निकले हुए अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय प्रधान हो, और गुणीभूत व्यंग क्या है? जिसमें गौड़ता प्रधान हो। और चित्र क्या है? चित्र या अलंकार वह है जिसमें बिना व्यंग के चमत्कार उत्पन्न हो जाए। तो ये काव्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। अगला है कविता कैसे बनी और कविता लेखन के संबंध में क्या मत मिले, स्पष्ट कीजिए। यानी पहले कविता कैसे बनी होगी? तो पारंपरिक लोरियां, मांगलिक गीतों, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोक गीतों और तुकबंदी में कविता के स्वर मुखरित होते हैं, और इनके द्वारा ही कविता बनी। वाचिक परंपरा से जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। इसके संबंध में लेखन के संबंध में 2 मत मिलते हैं। एक का मानना है अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदना से है। और जबकि दूसरा मत है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को सरल बनाया जा सकता है। सिखाने की बात नहीं आ रही है, सरल बनाया जा सकता है। अब आता है अभ्यास कार्य। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। इन प्रश्नों के सारे उत्तर इस वीडियो में हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर उसी में आपको मिलेंगे। प्रश्न है, कविता की रचना के लिए शब्द कितना आवश्यक है, समझाइए। दूसरा, कविता लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा, कविता लेखन को अन्य कलाओं की तरह क्यों नहीं सिखाया जाता या जा सकता। अगला है, छंद तथा बिंब का कविता लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कविता के तत्व लिखिए।
अगला क्वेश्चन, कविता लेखन में बिंबों के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समझाइए। और अंतिम क्वेश्चन है, कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो इस तरह से अभ्यास कार्य, साथ ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से कविता लेखन का हमने पूरा विवरण आपके सामने रखा। आप इसको पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।